नवाब अकबर खान भुट्टी ने जब पहाड़ की चोटी पर दो अफराद के कंधों का सहारा लेकर चलना शुरू किया तो वो लम्हा फोटोग्राफर बनारस खान के लिए तस्वीर बनाने का बेहतरीन मौका था। बीमारी, एक पैर के मुकम्मल नाकारा होने और पीराना साली के बाइस नवाब भुट्टी के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो लोहे की छड़ी और दो अफराद के सहारे के बगैर ज़्यादा देर तक चल फिर सकते। 3 सहारों के साथ अगर उनकी तस्वीर मीडिया में शाया होती तो शायद ये उनकी सेहत की कमज़ोरी की अक्कासी करती। इसलिए उन्होंने फ़ोटोग्राफ़र को तस्वीर लेने से पहले अपने पास बुलाकर एक ख़ास बात कही। इस मौके पर मैं भी वहाँ मौजूद था और मैंने वो अल्फाज सुने जो उन्होंने फ़ोटोग्राफ़र को कहे, ओ पश्तून, मेरी तस्वीर इस तरह नहीं लेना जिससे दुश्मन ये समझे कि भुट्टी कमज़ोर हो गया है। आज से ठीक 15 साल कबल एक फ़ौजी ऑपरेशन में मारे जाने से बहुत पहले डेरा भुट्टी में सहाफ़ियों से बातचीत और इंटरव्यूज़ के दौरान अकबर भुट्टी इस बात का बरमला इजहार करते रहे कि इन्हें और नवाब खैर बख्श मरी के साहबजादे नवाबजादा बलाच मरी को मारने का फ़ैसला हो गया है। वो ये कहते रहे कि अगर उन्होंने मुझे मारने का फ़ैसला किया है तो ये उनका फ़ैसला है, लेकिन मैं किस तरह मारा जाऊंगा ये फ़ैसला उनका नहीं हो सकता, बल्कि इसका इंतखाब मैंने करना है कि मुझे किस तरह मरना है। ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में बढ़ापे और बीमारी की वजह से नवाब भुट्टी के लिए अपने घर में भी बहुत ज़्यादा चलना मुमकिन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सन 2005 के अवाखिर में अपना घर छोड़ा और पहाड़ों का रुख किया। उस वक़्त उनकी उम्र लगभग 78 बरस थी। जिस पहाड़ी इलाके में वो पहले मुंतकिल हुए वो सिब्बी के तहसील लहड़ी के इलाके घोड़ेके के करीब डेरा भुट्टी का पहाड़ी इलाका था। चूँकि ये इलाका बहुत ज़्यादा महफूज नहीं था इसलिए वो जगह तब्दील करते रहे और कुछ अरसे बाद वो डेरा भुट्टी और कोलू को एक दुश्वार गुजार इलाके तरातानी मुंतकिल हो गए, जहाँ वो 26 अगस्त 2006 को ऑपरेशन के दौरान अपने मुतादिद साथियों समेत मारे गए। अगरचा नवाब भुट्टी के मारे जाने से पहले सन 2000 में ही बलूचिस्तान के हालात ख़राब होना शुरू हो गए थे, लेकिन नवाब भुट्टी के मारे जाने के बाद न सिर्फ कशीदगी में इजाफा हुआ बल्कि शोरश का दायरा बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों तक फैल गया। इस फौजी ऑपरेशन में उनकी मौत ने बलूचिस्तान में सूरत हाल को किस तरह तब्दील किया और बलूचिस्तान के तूलो अर्ज़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के बाद अब की क्या सूरत हाल है, इस पर तजियाकारों और मुबस्सरीन की राय जानने से पहले नवाब भुट्टी की पहाड़ों में मुंतकली के बाद मीडिया के नुमाइंदों से उनकी पहली मुलाकात और उसके बाद डेरा भुट्टी टाउन तक इस खौफनाक सफ़र का जिक्र, जिसके बारे में गेटी के अमरीकी निजात फ़ोटोग्राफ़र को ये कहना पड़ा था कि जिस कदर मैं डेरा भुट्टी में खौफजदा हुआ इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जब ये मालूम हुआ कि नवाब भुट्टी लहड़ी के करीब पहाड़ी इलाकों में है तो मीडिया के 2 बैनुल-अक़वामी इदारों AFP से शहजादा जुल्फ़िकार और बनारस खान, जबकि गेटी के फ़ोटोग्राफ़र जॉन मोर ने उनसे उस इलाके में इंटरव्यू का प्रोग्राम बनाया। मैं उस वक़्त रोज़नामा जंग से मुंसलिक था। शहजादा जुल्फ़िकार ने मुझे भी जाने के लिए कहा तो मैंने भी हामी भर ली और इदारे के लोगों ने भी इसकी इजाज़त दी, क्योंकि बलूचिस्तान में मीडिया पर जो कदगने आज हैं वो उस वक़्त नहीं थी। काविश TV के रिपोर्टर जुल्फ़िकार गोरमानी और फ़ोटोग्राफ़र भी हमारे हमरा थे। इस तरह हम 6 लोग इस सफ़र के लिए 2 गाड़ियों में कोयटा से शाम को निकले। चूँकि शोरश के बाइस रात के औकात में ज़्यादा सफ़र हमने मुनासिब नहीं समझा, इसलिए रात को हमने सिब्बी में क़याम किया। रात को जब सब ने एक ही कमरे में सोने की कोशिश की तो एक शरीके सफ़र के खराटे इतने ज़ोरदार थे कि दूसरे के लिए सोना महाल हो गया। अगले रोज़ हम डेरा भुट्टी के लिए निकले। हम उसी रोज़ ही डेरा भुट्टी पहुंच सकते थे, लेकिन लहड़ी से घोड़ी के रास्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी पैमाने पर मौजूदगी की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं था। हमें ख़दशा था कि मरकज़ी रास्ते से शायद हमें डेरा भुट्टी नहीं जाने दिया जाएगा, इसलिए हमने रात जंगल में गुजारी। चूँकि हमारे साथ भुट्टी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स था जिसको लहड़ी और डेरा भुट्टी के दरमियान महफूज मगर गैर रवायती रास्ते मालूम थे, इसलिए वो हमें एक बरसाती रास्ते से ले गया जिसमें झाड़ियाँ और दरख्त ज़्यादा थे। लहड़ी टाउन से 10-12 किलोमीटर दूर एक इलाके में रात गुजारने के बाद हम अलल सुबह वहाँ से निकल पड़े। उस इलाके से वो जगह जहाँ नवाब भुट्टी थे ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटे के फासले पर थी, लेकिन हमें वहाँ पहुँचने में 7-8 घंटे लगे, जिसकी वजह 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी का ख़राब होना था। वो गाड़ी अगर 10 मिनट चलती थी तो फिर रेत में फंसने के बाइस 10 मिनट उसको निकालने में लग जाते थे। इस तरह मुशक्क़त से भरपूर इस सफ़र के दौरान जब हम लहड़ी की हदूद से निकलकर डेरा भुट्टी की हदूद में दाखिल हुए तो वहाँ भुट्टी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले अस्करियत पसंदों का एक कैंप था। चूँकि हमारे पास मौजूद किराए की गाड़ियों में से एक का इंजन कमज़ोर था, इसलिए भुट्टी कबीले के जंगजुओं ने मशवरा दिया कि इस गाड़ी को रास्ते में पहाड़ी इलाके में छोड़ दिया जाए।
लेकिन ड्राइवर इसकी चोरी होने के खदशे की वजह से ऐसा नहीं करना चाहते थे। इस पर एक मुसल्लह शख्स ने उनको कहा कि जब सारे बुकटी मर गए तो फिर आपकी गाड़ी को यहाँ से कौन ले जा सकेगा। गाड़ी को रास्ते में छोड़ने के बाद हम पहले के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से उस इलाके में पहुँच गए जहाँ नवाब बुकटी मौजूद थे। बलोच माशरे में लोग भेड़ और बकरी के शाने की हड्डी को अमूमी तौर पर देखते हैं और उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि आइंदा बरस बारिशें होंगी या नहीं। आने वाले हालात के बारे में भी उसको देख कर पेश गोइयाँ की जाती हैं। इस तरह नवाब बुकटी को भी भेड़ बकरियों के शाने की हड्डियों में दिलचस्पी थी। वो न सिर्फ खुद उनको देखते थे बल्कि उनके कबीले में जो माहिर लोग थे उनसे भी पूछते थे कि इनमें क्या नज़र आ रहा है। उनके पास एक बड़े पत्थर पर ये हड्डियाँ रखी हुई थीं। उन्होंने न सिर्फ इस नशिस्त बल्कि इससे कबल होने वाली गुफ्तगू के दौरान बताया कि जब उन्होंने अपने कबीले के एक माहिर को शाने की हड्डी देखने और हालात बताने का कहा तो उस माहिर ने बताया कि इसमें तो खून का दरिया नज़र आ रहा है। ये उस ज़माने की बात थी जब साबका मशरक़ी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया था कि हालात ख़राब थे और वहाँ फ़ौजी ऑपरेशन जारी था। नवाब बुकटी का शुमार बलूचिस्तान के उन कबायली रहनुमाओं और सियासी रहनुमाओं में होता है जो मेहमान नवाजी के लिए बहुत मशहूर थे। बल्कि भुगटी कबीले की सरबराही के लिए एक शर्त भी यही है कि वो कबीले के मेहमान खाने को चलाएगा। मुख्तलिफ इक़साम के खानों के अलावा हमारे लिए सज्जी का भी इंतज़ाम किया गया था। इसी तरह रात को भी हमारी खूब खातर मदारत की गई। पहाड़ के ऊपर दो बड़े बड़े पत्थरों के साथ नवाब बुकटी के लिए एक छोटा सा खैमा लगाया गया था जिसमें एक फोल्डिंग चारपाई थी और उसके सरहाने के साथ उनकी क्लशर कोफ पड़ी थी। चुनाचा पैरों की तकलीफ़ की वजह से उनके लिए ज़मीन पर बहुत ज़्यादा बैठना मुश्किल था, इसलिए उनके बैठने के लिए वहाँ एक सोफ़ा मौजूद था। चुनाचा वो सर्दी के दिन थे, इसलिए रात को खनकी में इजाफे के बाइस वहाँ लकड़ियाँ जलाई गईं और रात गए तक नवाब बुकटी से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होती रही। अगले रोज़ चूँकि गेटी के फ़ोटोग्राफ़र जॉन मोर को डेरा बुकटी और वहाँ से कोलू जाना था, इसलिए उन्होंने इसकी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि जिस पर नवाब बुकटी ने उनका इंतज़ाम किया। चुनाचा नवाब बुकटी के पहाड़ों का रुख करने के बाद डेरा बुकटी टाउन वीरान पड़ा था, इसलिए बाकी लोगों ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया। तो इस पर नवाब बुकटी ने कहा कि इसका मतलब है कि 6 के 6 को मरना है। अगरचे हमने नवाब बुकटी की इस बात को मजाक के तौर पर लिया, लेकिन आगे चलकर हमें मालूम हुआ कि माहौल कितना खौफनाक और वहशतनाक था। नवाब बुकटी के साथ ही डेरा बुकटी से लोगों की बहुत बड़ी तादाद निकल गई थी। ताहम जिन दिनों में हम डेरा बुकटी गए तो उस वक़्त तक नवाब बुकटी के किले पर अस्करियत पसंद मौजूद थे। चुनाचा मुसल्लह अफराद के बगैर हम डेरा बुकटी टाउन तक अपने तौर पर नहीं जा सकते थे, इसलिए उनके साथ होते हुए डेरा बुकटी के गिरदोनवा में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों की वजह से दिन की रोशनी में टाउन तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। इसलिए हम संगसेला से सपहर को निकले ताकि रात की तरीकी में वहां पहुंच सकें। हम वहां से 3 गाड़ियों में निकले और अंदाज़न 1-1.5 घंटे के सफ़र के बाद मगरिब का वक्त हो गया। चुनाचा ये बताया गया कि गाड़ियों की हेडलाइट्स की सूरत में हमले का खदशा है, इसलिए जब तक मुमकिन अंधेरा नहीं हुआ उस वक़्त तक हम बग़ैर लाइट के सफ़र करते रहे। मुकम्मल अंधेरा छा जाने के बाद सफ़र का इन्हिसार सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग लाइट्स पर रह गया था। चूँकि वो पहाड़ी इलाका था और लाइट्स के बगैर गाड़ियों की रफ्तार इंतहाई कम करना पड़ती थी, इसलिए ड्राइवरों के लिए पार्किंग लाइट एक गनीमत से कम न थी। लेकिन 1.5 घंटे के बाद न सिर्फ पार्किंग लाइट्स को बंद किया गया बल्कि ब्रेक की लाइट्स को भी खोलकर उनसे बल्ब निकाल दिए गए। एक तरफ हम एक ऐसे इलाके में थे जहां जंगी सूरत हाल की वजह से कुछ भी किसी भी वक्त होने का खौफ था, जबकि दूसरी जानिब पहाड़ी इलाके में गुप्त अंधेरे में गाड़ियों के खाइयों में गिरने का खौफ उसके अलावा था। इस माहौल में पार्किंग लाइट पर सफ़र जारी था, लेकिन अचानक हमसे आगे वाली गाड़ी जिसमें मुसल्लह अफराद बैठे थे अचानक रुक गई। उनके पास वायरलेस के सेट भी थे। जब हम उनके करीब पहुंचे और उनसे रुकने की वजह पूछी तो उनका कहना था कि इन गाड़ियों की नकल व हरकत का सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चल गया है, इसलिए गाड़ियों पर हमला हो सकता है। गाड़ियों को रोकने के बाद उन्होंने न सिर्फ पार्किंग लाइट्स को बंद किया बल्कि ब्रेक की लाइट के बल्ब निकाल दिए ताकि ब्रेक लगाने की सूरत में उनसे रोशनी पैदा ना हो। जब रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं रह गया तो गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई और ड्राइवर के साथ अंदर बैठे लोग मुस्तकिल खिड़कियों से सर निकाल कर उनको कभी ये बता रहे थे कि दाएं जानिब ज़्यादा मत बढ़ो और कभी ये बता रहे थे कि बाएं जानिब ख़तरा है। डेरा बुकटी टाउन से पहले पहाड़ों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टें थी, इसलिए उनसे बहुत पहले गाड़ियों के अंदर घड़ियों और मीटरों की रोशनी को छुपाने के लिए भी उन पर चादरें डाल दी गई। चुनाचा डेरा बुकटी टाउन में नवाब के किले के करीब गाड़ियों की आवाज़ से मसला पैदा हो सकता था,
इसलिए गाड़ियां उस चेक पोस्ट से पहले दरख्तों के नीचे खड़ी कर दी गईं, जहां से नवाब बुगटी के किले तक अंदाजन आधा घंटे तक पैदल चलना पड़ा। नवाब बुगटी जिस मुकाम पर थे वहां से डेरा बुगटी टाउन तक का सफ़र 1.5 से 2 घंटे तक का था, लेकिन एक दुश्वार गुजार इलाके से गुजर कर बगैर रोशनी के सफ़र के बायस हमें 9 घंटे से ज़्यादा लगे। बुगटी अस्करियत पसंदों के सिवा हम सब के लिए ये खौफनाक सफ़र था। जब हमने डेरा बुगटी में नवाब बुगटी के नए ज़ेर तमीर मेहमान खाने में पहुंचने का सुख का सांस लिया तो जॉन मोर ने कहा कि खौफ का ऐसा माहौल उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। जॉन मोर ने बताया कि उन्होंने इराक़ और अफ़गानिस्तान में जंगों की कवरेज की, लेकिन वो वहाँ इतने खौफज़दा नहीं हुए जितने कि इस 9 घंटे के दौरान डेरा बुगटी में हुए। ये पहला मौका था कि हमने नवाब बुगटी के घर को अंदर से भी देखा, बिलखसूस उनके ज़ाती इस्तेमाल के कमरों को भी बाहर से देखा जो गोले लगने की वजह से मुतासर हुए थे। नवाब बुगटी का शुमार बलूचिस्तान के ज़्यादा दौलतमंद कबायली अमायदीन में होता था, लेकिन उनके घर अंदर और बाहर से ऐसे नहीं लगते थे कि ये कोई पैसे वाले बड़े नवाब के हैं। उनके किले के बाहर मुसल्लह जंगजुओं के सिवा कोई और नहीं था, जबकि डेरा बुगटी और बाज़ार में भी मुकम्मल तौर पर वीरान था। हमें वहाँ मस्जिद भी दिखाई गई जो गोलाबारी से मुतासर हुई थी। चुनाचा वहाँ नवाब बुगटी के मुखालिफिन के अलावा बाकी सब लोग निकल चुके थे, इसलिए हमारी किसी आम आदमी से बातचीत नहीं हो सकी। वहाँ किले में जो मुसल्ला लोग थे उन्होंने डेरा बुगटी की वीरानी की तमाम तर ज़िम्मेदारी हुकूमत और FC पर आयद की। अंग्रेज़ों के दौर में मौजूदा बलूचिस्तान 2 हिस्सों रियासत कलात और ब्रिटिश बलूचिस्तान पर मुश्तमिल था। ब्रिटिश बलूचिस्तान बराह रास्त अंग्रेज़ों की अमलदारी में था, चुनाचा डेरा बुगटी ब्रिटिश बलूचिस्तान में था, जिसके बायस नवाब बुगटी शाही जरगे के मेंबर होने के नाते उन कबायली अमायदीन में शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया। कौम परस्त हलकों के मुताबिक क़याम पाकिस्तान से लेकर जनरल मुशर्रफ के इक़्तिदार में आने से कबल तक बलूचिस्तान में 3 फ़ौजी ऑपरेशन हुए, लेकिन इनमें से डेरा बुगटी में कोई नहीं हुआ, क्योंकि नवाब बुगटी या उनके कबीले के लोग इन कार्रवाइयों का हिस्सा नहीं थे, जिनको उस वक्त की हुकूमतों की जानिब से बगावत करार दिया जाता रहा। तो फिर वो क्या वजूहात थी कि मुशर्रफ के इक़्तिदार संभालने के बाद डेरा बुगटी में भी हालात ख़राब हुए और वहाँ भी गैस की तनसीबात को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। मुशर्रफ हुकूमत की जानिब से 3 कबायली सरदारों नवाब खैर बख्श मरी, नवाब बुगटी और सरदार अताउल्लाह मैंगल को बदअमनी के हालात का ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहा गया कि हुकूमत मेगा प्रोजेक्ट शुरू करके बलूचिस्तान को तरक्की देना चाहती है, जबकि ये सरदार तरक्की के मुखालिफ हैं, इसलिए वो बदअमनी फैला रहे हैं ताकि लोग तरक्की न कर सकें और इस तरह उनकी ग़ुलामी से निकल न सकें। सरकारी हुकाम की जानिब से नवाब बुगटी समेत तीनों सरदारों पर मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत और उसको नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात लगाए जाते रहे। हुकूमती इल्ज़ामात के बरक्स बलूचिस्तान के कौम परस्त हल्के हालात की ख़राबी का ज़िम्मेदार मुशर्रफ की फ़ौजी हुकूमत और उनकी पुलिसियों को ठहराते हुए ये कहते रहे कि हुकूमत बलूचिस्तान के साहिल और वसाइल पर कब्ज़ा करके उनको यहाँ के अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहती है, जिस पर लोग नाराज़ हैं। नवाब खैर बख्श मरी और सरदार अताउल्लाह मैंगल हुकूमती इल्ज़ामात का अपने तौर पर जवाब देते रहे, ताहम नवाब बुगटी अपने ऊपर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात का जवाब देने के साथ साथ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 3 सहाफ़ियों अयाज़ अमीर, इरशाद अहमद हक्कानी और सैयद मुशाहिद हुसैन पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी का मुतालबा करते रहे। उनका कहना था कि ये सहाफ़ी उनके ख़िलाफ़ हुकूमती इल्ज़ामात की तहकीक करें और अगर ये इल्ज़ामात साबित हो जाएं तो वो हर किस्म की सज़ा के लिए तैयार होंगे। बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ और सीनियर तजियाकार शहज़ादा जुल्फ़िकार का कहना है कि मामलात बातचीत के ज़रिए हल हो सकते थे, लेकिन बाद कुव्वतें ये नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच गए। उनका कहना था कि नवाब बुगटी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने के लिए भी तैयार हुए और इस मकसद के लिए खसूसी तैयारा इस्लामाबाद से डेरा बुगटी भेजा गया, लेकिन जब नवाब बुगटी इसमें जाने के लिए सुई आए तो कहा गया कि जहाज़ ख़राब हो गया है। उन्होंने बताया कि नवाब बुगटी ने जहाज़ के ठीक होने का इंतज़ार किया, लेकिन जब इन्हें महसूस हुआ कि जहाज़ की ख़राबी एक बहाना है तो वो वापस डेरा बुगटी के लिए रवाना हुए और उनकी रवानगी के फ़ौरन बाद जहाज़ सुई से प्रवास करके चला गया। शहज़ादा जुल्फ़िकार के मुताबिक बाद लोग ये समझते थे कि नवाब बुगटी की अहमियत नहीं, वो इधर उधर हो जाएंगे और मामलात ठीक हो जाएंगे। जनरल मुशर्रफ तो एलानिया कहते थे कि बलूचिस्तान के 72 सरदार उनके साथ हैं, जबकि सिर्फ 3 सरदार रियासत और तरक्की के ख़िलाफ़ हैं।